जैसा कि लास्ट वीडियो में हम देखते हैं कि ग्रे मास्टर के साथ फाइट करना स्टार्ट कर देता है और अपनी स्वॉर्ड से अटैक करके तभी ग्रे उसकी वुडन स्वॉर्ड को मारकर पीछे कर देता है, जिससे श्रेया सोचती है कि बिल्डर और दूसरा कोई भी उसका मुकाबला नहीं कर सकता। और ये सब ग्रे ने खुद ही सीखा और इसका हर एक अटैक ऐसा लग रहा है जैसे कि उसने एकेडमी से ट्रेनिंग ली हो। और क्या ये सब किसी ने उसे सिखाया है। और ग्रे काफी टैलेंटेड है और ये एक हीरे के समान है। और अभी इस डुएल को खत्म करने का समय हो गया है, जिसके बाद सारिया उसके ऊपर अटैक करने के लिए तैयार होती है, तो वहीं ग्रे भी उसके ऊपर अटैक करने के लिए तैयार होता है। जिसके बाद वो दोनों अपना अटैक एक दूसरे के ऊपर करते हैं। वहीं उनकी फाइट पहले से भी ज्यादा खतरनाक और डेंजरस लगने लगती है, जिससे सारिया सोचती है कि ये काफी खतरनाक है और मैंने अभी तक इतनी कोशिश की फिर भी अभी तक ग्रे हारा नहीं है और मैं तो बस ग्रे की स्किल को टेस्ट करना चाहती थी, फिर क्यों मैं इस डुएल में अपना सब कुछ देने रही हूँ और मैं ये क्यों कर रही हूँ। तभी सारिया को ग्रे से डर लगने लगता है और वो बोलती है कि मैं उस बच्चे से इतना क्यों डर रही हूँ। वहीं ग्रे अपने पूरी पावर का यूज करते हुए अपने किलिंग इंटेंट के साथ उसके ऊपर डायरेक्ट स्लैश अटैक करता है, जिसे टकराते हुए सारिया पीछे खिसक जाती है और बोलती है ये तो सिर्फ एक वाइल्ड स्विंग है ना, और तुमने अपनी वीकनेस को दिखा दिया। जिसे सारिया उसके ऊपर अटैक करते हुए बोलती है कि अब ये खत्म हुआ। वहीं वो कुछ देखकर हैरान होती है और देखती है कि उसकी वुडन शॉट टूट चुकी है और वो जाकर पीछे गिरती है। वहीं उसमें ब्लैक कलर की एनर्जी भी लगी हुई होती है। तभी ग्रे हैरान होता है और सोचता है कि ये तो वही एहसास है और क्या वो पावर अभी भी मेरे पास है। तभी उसे सब कुछ धुंधला दिखाई देने लगता है, जिसके बाद वो घुटनों पर आ जाता है, जिसे सारिया उससे पूछती है कि क्या तुम ठीक हो। वहीं ग्रे सोचता है कि मेरी बॉडी अभी इस पावर को हैंडल करने के लायक नहीं है, जिसकी वजह से मुझे खड़े होने में जिसके बाद मुश्किल से खड़े होते हुए बोलता है कि मैं अभी इसे ठीक तरीके से यूज नहीं कर सकता हूँ, तो मुझे इस पावर का ज्यादा यूज नहीं करना चाहिए और क्या मुझे इस पावर के बारे में सारिया को बता देना चाहिए। वहीं सारिया उसे कंटिन्यूसली देख रही होती है, जिससे ग्रे आगे सोचता है कि मुझे उसे कुछ भी बताना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर मैंने उसे कुछ भी बताऊंगा तो भी वो मुझ पर विश्वास नहीं करेगी और मैं इस पावर को कंट्रोल भी नहीं कर सकता हूँ। और ग्रे हंसते हुए बोलता है कि मैं थोड़ा सा केयरलेस हो गया था। वहीं सारिया परेशान होते हुए सोचती है कि ग्रे ने बिना किसी दिक्कत के डुएल में मेरी शॉट को कट कर दिया और मुझे पता है कि वो भी इस बात को जानता है। वहीं ग्रे अभी भी परेशान होते हुए बोलता है कि क्या कुछ गलत है और सोचता है कि क्या वो इसके बारे में मुझसे पूछेगी। वहीं सारिया वहां से जाते हुए बोलती है कि तुमने अकेडमी जाने के लिए रिकमेंडेशन लेटर चाहिए, जिसे ग्रे हाँ बोलता है और बोलता है कि क्या आप मुझे वो दे सकती हैं, जिसे सारिया भी हाँ बोलती है और आगे बोलती है कि मैं तुम्हें किंगडम की सबसे नंबर 1 इंस्टीट्यूट का रिकमेंडेशन लेटर दे सकती हूँ और वो रॉयल अकेडमी ऑफ स्वॉर्डमैनशिप है, लेकिन मैं तुम्हें वहाँ का रिकमेंडेशन लेटर नहीं दूंगी क्योंकि तुम इस जगह के लिए सुटेबल नहीं हो। जिससे ग्रे निराश होते हुए सोचता है कि मुझे लगा ही था कि मैं उस लास्ट समय के अलावा किसी और समय पर कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। तभी सारिया बोलती है कि तुम्हें जिस जगह जाना चाहिए वो वर्ल्ड यूनियन अकेडमी है। इसे ग्रे भी हैरान होता है। वहीं सारिया आगे बोलती है कि वो जगह वर्ल्ड की सबसे बेस्ट जगह है। जिसे ग्रे सोचता है कि वो तो वही जगह है जहाँ पर स्वॉर्ड सेंट और उसके बाकी के सभी साथी भी थे। जिसे ग्रे बोलता है कि क्या वो अकेडमी मुझे एक्सेप्ट भी करेगी। जिसे सारिया बोलती है कि इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, तुमने पहले ही खुद को जान लिया है और अगर तुम रॉयल अकेडमी गए तो तुम्हारी इस कमजोर बॉडी के साथ तुम्हारी स्किल भी बेकार हो जाएगी, लेकिन तुम इस कमजोर बॉडी के साथ वर्ल्ड यूनियन अकेडमी में पास हो जाओगे, लेकिन तुम इतने कमजोर शरीर के साथ ऐसी स्किल कैसे यूज कर सकते हो। जिसे ग्रे भी परेशान होता है और सोचता है कि उस अकेडमी का हर एक पर्सन मॉन्स्टर है और मैं इस कमजोर बॉडी के साथ वहां पर हिस्सा नहीं ले सकता। तभी सारिया उसे बोलती है कि क्या तुम हार मान रहे हो और अभी भी एंट्रेंस एग्जाम के लिए 9 महीने बाकी है, लेकिन मैं ये नहीं कह सकती हूँ कि तुम्हारे लिए समय इनफ है, लेकिन तुम मुझ पर विश्वास कर सकते हो और मैं तुम्हें उन 9 महीनों में अच्छे तरीके से तैयार कर दूंगी। जिसे ग्रे बोलता है कि मैं अब और सफर नहीं करना चाहता, लेकिन मैं इसके लिए तैयार हूँ और प्लीज तुम मेरा इन 9 महीनों के लिए ध्यान रखना। ये 9 महीने ट्रेनिंग वाले हैं। जिसे सारिया भी खुश होती है। वहीं ग्रे उसे देखकर डर रहा होता है। तभी सारिया बोलती है कि तुम्हारा हेल्प में स्वागत है। जिसके
इसके बाद तारीखें बदलने लगती है। वहीं सारिया उसे हार्ड ट्रेनिंग करवाती है और काफी सारा खाना भी खिलाती है। इसके बाद वो काफी खतरनाक सा सूप भी पिलाती है और डे बाय डे उसकी स्वॉर्डमैनशिप की प्रैक्टिस भी करवाती है, जिसे 8 महीने बीत जाते हैं। जिसके बाद ग्रे की बॉडी काफी स्ट्रांग दिखने लगती है, जिसे देखते हुए सारिया बोलती है कि तुम्हारी मसल्स काफी ग्रो हो चुकी हैं और अब मैं तुम्हें इससे ज्यादा कुछ भी नहीं सिखा सकती और तुम उधर जाने के लिए तैयार हो चुके हो। जिसे ग्रे बोलता है कि अभी एग्जाम स्टार्ट होने में 1 महीना बाकी है। वहीं सारिया बोलती है कि किसी ऐसी जगह पर जाकर एग्जाम देना जिस जगह के बारे में तुम कुछ भी नहीं जानते, ये काफी मुश्किल होगा और यही कारण है कि मैं तुम्हें उस जगह जल्दी जाने के लिए बोल रही हूँ। इसके बाद वो अपने पास से कुछ पैसे निकालते हुए ग्रे को देते हुए बोलती है कि इसका यूज ट्रिप में करना। जिसे ग्रे बोलता है कि वहाँ 1 महीने पहले जाना काफी जल्दी होगा और मैं इस पैसों को नहीं ले सकता, और क्या आप मुझे इस विलेज से निकालना चाहती हो? वही वो बोलती है कि तुम गलत सोच रहे हो। तभी ग्रे बोलता है कि मैंने सुना है कि यहाँ नजदीकी ऑगर्स का एक नेस्ट ढूंढा गया है और इस विलेज में शायद ही कोई गार्ड होगा। जिसे सारिया भी हाँ बोलती है और हंसते हुए बोलती है कि इसका हमसे कोई भी लेना देना नहीं है, इसके लिए हमें रॉयल कैपिटल से मदद मिलेगी, तो तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, तो तुम बिना किसी दिक्कत के एग्जाम में जाना चाहिए। वहीं ग्रे अपने मन में सोचता है कि वो झूठ बोल रही है और इस विलेज को कभी भी रॉयल कैपिटल से मदद नहीं मिलने वाली है। वहीं इस विलेज को डिस्ट्रॉय होने से पहले मास्टर सारिया मारी जाएंगी और हमें बताया जाएगा कि वो मॉन्स्टर को मारने के लिए गई थी, तो उन्हें ओगर्स ने मार डाला। और वो सारिया से बोलता है कि ठीक है, मैं समझ गया और आपका शुक्रिया और अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ। जिसे सारिया भी खुश होते हुए बोलती है कि मैं तुम्हारे पास होने के लिए प्रे करूंगी। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर रात का दिखाया जाता है, जहाँ पर कुछ ह्यूमन की बॉडीज के मुंह के अंदर रॉड को घुसाकर उन्हें पेड़ पर टांगा गया होता है। वहीं मास्टर सारिया पीछे से आ रही होती है और वो जमीन पर खून गिरा हुआ देखती हैं, जिससे वो परेशान होती है और वो देखती हैं कि ये खून काफी आगे तक गया हुआ है। वहीं उसे देखकर लग रहा होता है कि उस रास्ते पर किसी को घसीटा गया है। तभी उन्हें आवाज आती है कि आप कहाँ जा रही हैं मास्टर। जिसे सारिया भी हैरान होते हुए पेड़ की तरफ देखती है तो उसे ग्रे दिखाई देता है और वो ग्रे से पूछती है कि तुम इस जगह पर क्या कर रहे हो और क्या तुम्हें एकेडमी नहीं जाना है। जिसे ग्रे पेड़ से नीचे उतरते हुए बोलता है कि ये तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप इस जगह पर क्या कर रही हैं, और आपने बताया था कि ओगर नेस्ट की देखभाल रॉयल कैपिटल की आर्मी करने वाली है। जिसे सारिया बोलती है कि वो किसी जरूरी काम की वजह से इस जगह पर नहीं आ सकते, इसलिए मैं खुद ही उन ओगर्स के साथ डील करने के लिए आ गई और स्क्वाड की रिपोर्ट में मुझे उनकी नेस्ट की स्ट्रेंथ के बारे में पता है, तो उनके लिए मैं अकेले ही काफी हूँ और उनका बॉस एक एलिट ओगर है और उनकी नेस्ट में कुल 14 से 15 ओगर्स हैं। जिसे ग्रे सोचता है कि ये इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है, लेकिन उनकी असली पावर लीडरशिप और इंटेलिजेंसी में है। इसकी वजह से उनके साथ अकेले लड़ना काफी खतरनाक हो सकता है और अगर मैंने मास्टर को अकेले जाने देता हूँ तो वो जिंदा बचकर वापस नहीं आ पाएंगी और ये विलेज भी डिस्ट्रॉय हो जाएगा, क्योंकि मैंने इस फ्यूचर को खुद ही देखा हुआ है। जिसे ग्रे मास्टर के साथ चलने के लिए बोलता है। जिसे मास्टर बोलती है कि मैं उनके लिए अकेले ही काफी हूँ। इसे ग्रे अलग तरीका अपनाते हुए बोलता है कि ये मेरे पास एक चांस है कि मैं रियल कॉम्बैट एक्सपीरियंस ले सकूं और क्या मैं आपके रास्ते में आ रहा हूँ। जिसे मास्टर बोलती है कि ऐसा नहीं है और तुमने अपने पावर मॉक बैटल में ही दिखा दी है, लेकिन कोई नहीं जानता कि रियल फाइट में क्या हो सकता है। जैसे कि अचानक से ही इन सभी ओगर्स का नेस्ट इस जगह पर आ गया और ये काफी खतरनाक जॉब है, इसलिए तुम इंतजार करना चाहिए जब तक कि तुम्हारे पास रियल फाइट का थोड़ा सा एक्सपीरियंस नहीं मिल जाता। जिसे ग्रे बोलता है कि क्या तुम उस जगह पर अकेले ही जाने वाली हो, तो फिर ऐसी सिचुएशन में मेरे पास सिर्फ एक ही आइडिया है। इसे मास्टर बोलती है कि क्या आइडिया है तुम्हारे पास। वहीं ग्रे आगे बोलता है कि मैं तुम्हारे साथ फाइट करके तुम्हें बेहोश कर दूंगा और फिर उन ओगर्स के साथ अपने तरीके से फाइट करूंगा और अपनी शॉट को मास्टर की तरफ कर देता है। जिसे मास्टर हार मानते हुए बोलती है कि लेकिन तुम मुझे एक प्रॉमिस करो कि तुम वहां से जिंदा बचकर वापस आओगे। इससे ग्रे बोलता है कि मैं भी आपको ऐसा बोलना चाहता हूँ। इससे वो दोनों उन ओगर्स के नेस्ट की तरफ जाने लगते हैं और उस नेस्ट के पास में पहुंचकर एक पत्थर के पीछे छुपकर नजर रख रहे होते हैं। वहीं मास्टर बोलती है कि उन्होंने ऐसी जगह पर अपना नेस्ट बनाया हुआ है जहाँ से बचकर भागना काफी मुश्किल हो सकता है। जिसे ग्रे बोलता है कि इसकी वजह से हम भी यहाँ से बचकर भाग नहीं
नहीं पाएंगे। तो फिर हमें काफी केयरफुल रहना होगा। जिसे मास्टर बोलती है कि मुझे पता है, और आगे बोलती है कि उनका बॉस जरूरी उन टेंट के अंदर होगा। तो फिर हमें उस बॉस के बाहर आने से पहले ही इन सभी ओगर्स के नंबर को काफी कम करना होगा। तो तुम दूसरी तरफ के ओगर्स के साथ फाइट करके एक एक करके उन्हें मार डालो, और वहीं मैं दूसरी तरफ के ओगर्स को देखती हूँ। जिसे ग्रे ठीक है बोलता है। तो वहीं मास्टर ग्रे को उन ओगर के ऊपर अटैक करने का बोलती है, और खुद भी अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाती है, और अटैक करते हुए एक पहले ओगर्स का सर काट करके सर को उसकी बॉडी से अलग कर देती है, जो कि उसी के दूसरे ओगर्स के सामने जाकर गिरता है, जिसकी वजह से वो काफी हैरान होता है। तो फिर वो अपने साथी को बताने ही वाला होता है। वहीं हम ग्रे को देखते हैं, जहां उसे काफी सारे ओगर्स ने घेर कर अटैक कर रहे होते हैं। वहीं ग्रे अपनी स्वॉर्ड का यूज करते हुए हर एक ओगर्स को जान से मार रहा होता है। तो वहीं मास्टर भी ऐसा ही कर रही होती है, जिसकी वजह से कुछ ही देर में वो दोनों वहां पर मौजूद सभी ओगर्स को मार डालते हैं। जिससे मास्टर ग्रे से बोलती है कि तुमने अपनी पहली रियल फाइट में काफी अच्छा किया। जिससे ग्रे बोलता है कि मास्टर आपको अलर्ट रहना चाहिए। वहीं वो सोचता है कि ये काफी अजीब है, ये सभी काफी कमजोर थे, जिसकी वजह से मास्टर अकेले ही इनका मुकाबला कर सकती थी। तभी वो अचानक से टेंट की तरफ देखता है। वहीं उस टेंट के अंदर उन्हें वो ओगर की आंखें चमकती हुई दिखाई देती हैं, जिससे ग्रे परेशान हो जाता है और बोलता है कि हमें यहाँ से भाग जाना चाहिए। जिसे मास्टर बोलते हैं कि क्या हुआ तुम्हें। तभी ग्रे चिल्लाते हुए बोलता है कि मास्टर भागो। तभी ग्रे चिल्लाते हुए मास्टर को वहां से भागने का बोलता है, जिसकी बात मानते हुए मास्टर और ग्रे दोनों वहां से भागने लगते हैं। तभी ग्रे महसूस करता है कि वो ओगर उनके पीछे आ गया है। जिससे मास्टर बोलती है कि वो एलिट ओगर है, और कितने शर्म की बात है कि वो हमारे सामने खुद ही आ गया है। जिससे ग्रे चिल्लाते हुए बोलता है कि ये बॉस नहीं है। तभी उन ओगर्स का बॉस जोर से चिल्लाता है, जिसकी वजह से मास्टर अपने कान बंद कर लेती है। वहीं बाकी के सभी ओगर्स चिल्लाते हुए अटैक के लिए आगे बढ़ने लगते हैं। जिसे मास्टर परेशान होते हुए बोलती है कि ये क्या है, और ये सभी एलिट ओगर से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। जिसे ग्रे बोलता है कि ये तो ओगर जनरल है। वहीं उन्हें ओगर्स ने घेर लिया होता है, और उनका बॉस ओगर्स को लीड कर रहा होता है। जिसे परेशान होते हुए मास्टर बोलती है कि हम इससे फाइट नहीं कर सकते हैं। तो फिर मैं अपने सामने के ओगर्स को मारती हूँ, फिर हम यहाँ से भाग जाएंगे। जिसके बाद मास्टर में उस एलिट ओगर से फाइट करने के लिए चली आती है, और उससे फाइट करने लगती है, और अपना अटैक करते हुए उस ओगर्स की बॉडी के ऊपर कट लगा देती है। लेकिन वो तुरंत ही पूरे तरीके से हील हो जाता है। वहीं ग्रे फाइट करते हुए बोलता है कि ये ओगर जनरल के रोर की वजह से उसके सभी दूसरे ओगर्स स्ट्रेंथ और रिकवरी पावर काफी बढ़ चुकी है, जिसकी वजह से वो काफी स्ट्रॉन्ग बन चुके हैं। जिससे मास्टर बोलती है कि मैं ओगर्स को अपने सिंगल अटैक से नहीं मार पा रही हूँ। वहीं ग्रे एक ओगर्स को मारते हुए बोलता है कि मास्टर आपको मेरे पीछे के सभी ओगर्स को संभालना होगा। जिसे मास्टर बोलती है कि तुम क्या सोच रहे हो। वहीं ग्रे बोलता है कि हमारे पास सिर्फ एक ही रास्ता है, हमें उस ओगर जनरल को हराना होगा। इसके बाद वो ओगर्स के ऊपर अटैक करते हुए सोचता है कि जब वो सभी ओगर्स मुझे घेर कर दिक्कत देने वाले थे, वहीं वो उन सभी ओगर्स के ऊपर अटैक करते हुए सोचता है कि मुझे अपने सामने खड़े सभी ओगर्स के ऊपर फोकस करना चाहिए, और वो उन सभी ओगर्स के ऊपर अटैक कर देता है। जिसकी वजह से उसकी शॉट जैसी उन सभी ओगर्स के वेपन के साथ टकराती है तो वो टूट जाती है। इससे ग्रे काफी हैरान होता है। वहीं वो ओगर्स उसके ऊपर अटैक कर देता है, जिसे ग्रे जंप कर बचता है और सोचता है कि मेरे पास पहले से ही एक और शॉट है। तभी मास्टर ग्रे को अपनी वेपन देती है, जिसे लेते हुए ग्रे उन्हें थैंक यू बोलता है। वहीं ग्रे सोचता है कि अब मेरे पास 2 शॉट हो चुकी है, लेकिन ये सभी उन ओगर्स को हराने के लिए काफी नहीं है। इसके बाद वो एक शॉट को रखते हुए अपनी दूसरी शॉट से अटैक करता है और ओगर जनरल के पास जाने लगता है। तभी उस पर एक दूसरा ओगर अटैक करता है, जिसे बचते हुए वो उस ओगर पर अपनी शॉट से अटैक करता है और अपनी पूरी पावर लगा रहा होता है, और उसकी तरफ भी काफी सारे ओगर्स बढ़ रहे होते हैं। तभी ओगर जनरल जोर से चिल्लाता है, जिसकी वजह से वो सभी ओगर्स की स्ट्रेंथ और भी ज्यादा इंक्रीज हो जाती है, और वो अपने फुल पावर में आ जाते हैं और अपनी पूरी पावर का यूज करते हुए कंटिन्यूसली अटैक करने लगते हैं।
हैं, जिससे बचने में ग्रे को दिक्कत हो रही होती है। वहीं उसके ऊपर एक ओगर अटैक करता है, जिसे ग्रे उसके अटैक रिफ्लेक्ट करते हुए खुद से साइड कर देता है और उन सभी ओगर्स की तरफ भागने लगता है और उन सभी पर अटैक करते हुए उनके बीच में से आगे बढ़ने लगता है और अपने सामने सभी ओगर्स को मार डालता है। तभी उसे दूसरा ओगर आकर उसे कमर से पकड़ लेता है और तीसरा ओगर अपने वेपन का यूज करते हुए ग्रे के साथ अपने साथी ओगर्स पर भी अटैक करता है, जिससे ग्रे सोचता है कि वो मुझ पर अटैक करके मेरी स्वॉर्ड को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। तभी उसके सामने एक और ओगर आकर उसके ऊपर अपने पंचिस से अटैक करता है, जिससे ग्रे अपनी टूटी हुई स्वॉर्ड से रोकता है, लेकिन उसके इम्पैक्ट की वजह से उड़ते हुए पीछे चला जाता है और वो काफी ज्यादा घायल हो जाता है और उसके मुंह से खून भी आने लगता है। वहीं वो सोचता है कि अब ये मेरे पास लास्ट स्वॉर्ड बची है और मुझे इसका ही यूज करके उन सभी ओगर्स और ओगर जनरल को मारना होगा। और मैंने अपनी पास्ट लाइफ में काफी पछतावा किया है, लेकिन फिर भी मैं उनसे जीत नहीं पाया। लेकिन इस सिचुएशन में इसके बाद वो चिल्लाते हुए मास्टर को यहाँ से भाग जाने का बोलता है और बोलता है कि उनका ध्यान मुझ पर है। इसे मास्टर मुस्कुराते हुए बोलती है कि मुझे माफ करना, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकती। जिससे ग्रे बोलता है कि आपको भाग जाना चाहिए और मैं आपके पीछे आ जाऊंगा। वही मास्टर परेशान होते हुए बोलती है कि मैं भाग नहीं सकती क्योंकि मेरे पैर इंजर्ड हो चुके हैं। इसे देखकर ग्रे काफी परेशान होता है और सोचता है कि मेरे पास कोई और रास्ता नहीं है और मैं टाइम में पीछे अपनी पास्ट लाइफ में आया ताकि मैं उस व्हाइट क्रिएचर को हरा सकूं, लेकिन यहाँ सब खत्म होने वाला है और उसकी वो लास्ट स्वॉर्ड भी टूट जाती है। जिसे निराश होते हुए सोचता है कि अब सब कुछ खत्म हो गया है। इसके बाद वो अपनी आंखें बंद करते हुए उस समय को याद करता है जिस समय पर उसे वो डार्क पावर मिली थी और उसने कैसे उस व्हाइट क्रीचर से फाइट की थी। उसे याद करते हुए और उस समय जो कुछ भी उसने महसूस किया था वो याद करने लगता है और अपनी उस डार्क पावर पर फोकस करता है और उसका यूज करते हुए अपने सामने खड़े सभी ओगर्स पर अपनी टूटी हुई स्वॉर्ड से एक नॉर्मल अटैक करता है, जिसकी वजह से वहां पर काफी सारा धुआं फैल जाता है और वो सभी ओगर्स मारे जाते हैं। इसे देखते हुए मास्टर भी काफी हैरान होती है। तो वहीं ग्रे खुश होता है और बोलता है कि सब कुछ ठीक है। वहीं उस अटैक की वजह से वो सभी ओगर्स मर रहे होते हैं, जिनमें से किसी का गला कटता है तो फिर किसी की बॉडी के 2 टुकड़े हो जाते हैं, जिससे वो ओगर जनरल भी काफी घबरा जाता है और मास्टर भी ऐसी पावर देखकर परेशान होती है और वो अपने पीछे से आते हुए अटैक को अपनी स्वॉर्ड से आराम से रोक लेती है और अपनी स्पीड का यूज करते हुए उस ओगर को जान से मार देती है और बोलती है कि बिना तुम्हारे जर्नल तुम सभी ओगर्स बेकार हो। इसके बाद वो दोनों वहां पर मौजूद सभी ओगर्स को मार डालते हैं। वहीं ग्रे बोलता है कि मुझे माफ करना कि मैंने आपकी स्वॉर्ड को तोड़ दिया, जिसे मास्टर बोलती है कि कोई बात नहीं और तुमने मेरी जान बचाई है। और वो टूटी हुई स्वॉर्ड को लेकर जैसे ही उस अटैक के बारे में बात करने वाली होती है तभी ग्रे को चक्कर आता है और वो नीचे गिरकर बेहोश हो जाता है, जिसे मास्टर उसका नाम चिल्लाती है।